की बात के साथ मैं हूं अनवी। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी की मुश्किलियां एक बार फिर बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद अमूल से जुड़े मामले में जमानत पर बाहर आए चौधरी को अब मेहसाणा की कोर्ट ने 2013 के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला दूधसागर डेयरी से जुड़ा हुआ है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र में सूखा पड़ने पर जो पशुओं का चारा भेजा था उसमें डेयरी को 22 करोड़ का नुकसान हुआ था। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री और अरबुदा सेना के प्रमुख विपुल चौधरी को बड़ा झटका लगा है। मेहसाणा कोर्ट ने विपुल चौधरी को दूधसागर पशु आहार घोटाले में 7 साल की सजा सुनाई है। मेहसाणा कोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी समेत कुल 15 लोगों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा दी। कोर्ट के फैसले में अब सभी को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाएगा। पूर्व में राज्य के गृह मंत्री रह चुके विपुल चौधरी पर आरोप था कि उनके दूधसागर डेयरी के चेयरमैन रहते हुए यह घोटाला हुआ। चौधरी के खिलाफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, धोखाधड़ी और जालसाजी समेत गलत दस्तावेज तैयार करने के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। साल 2013 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ने पर 22.50 करोड़ रुपए का पशु आहार वहां भेजा गया था। 2014 में विपुल चौधरी समेत दूसरे आरोपियों पर इसमें घोटाले का आरोप लगा। इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 की मौत हो चुकी है। इस मामले में विपुल चौधरी पर डेयरी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। मेहसाणा के चीफ कोर्ट ने पिछले दिनों ही इसी मामले में राज्य में पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला और कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया को समन्स जारी किया था। तब दोनों नेता बतौर साक्षी कोर्ट में पेश हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश इकाई में गुटबाजी पर अंकुश लगाना चाहती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नेताओं के साथ बैठक की थी। क्या बैकसीट पर जाएंगे रमन सिंह? पहली बार छत्तीसगढ़ में बगैर सीएम फेस के उतरेगी भाजपा। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी रणनीति बदलती नजर आ रही है। खबर है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने बगैर मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में उतरने का फैसला लिया है। साथ ही संभावनाएं जताई जा रही है कि 3 बार सीएम रह चुके रमन सिंह को इस बार बैक सीट पर भेजा जा सकता है। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी ने हाल ही में प्रदेश इकाई में कई बड़े बदलाव किए हैं। खास बात है कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में मुख्य रूप से चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होती है। 2018 में दोनों दलों में वोट शेयर का अंतर भी बढ़कर 10% के पार पहुंच गया था। तब भाजपा राज्य की 90 में से सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी। कहा जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा प्रदेश इकाई में गुटबाजी पर अंकुश लगाना चाहती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नेताओं के साथ बैठक की थी। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी भी आमंत्रित है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से यह बैठक की जा रही है। क्या विपक्ष की बैठक में आप या जयंत चौधरी रहेंगे शामिल? देखते रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट मोर्चा बनाने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी ताकतों की बैठक में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निमंत्रण भेजा है क्योंकि बैठक की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि आप इसमें शामिल होगी क्योंकि केंद्र का अध्यादेश दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों पर अटका हुआ है। इस बैठक में रालोद नेता जयंत चौधरी को भी शामिल करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास शुरू कर दिया है। चौधरी पटना बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल और प्रियंका गांधी ने चौधरी को शामिल होने के लिए मनाया। नीतीश कुमार को केजरीवाल को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि सभी पार्टियां बैठक में शामिल होने के लिए सहमत हो गई है। आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए नासिर हुसैन ने माना कि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ताकतों के अपने मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस दौरे पर है। ब्रिस्टल डे परेड में भारतीय पीएम मोदी की मौजूदगी भारत की नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह दौरा राजनीतिक सहयोगी को टेक्नोलॉजी और व्यापार के क्षेत्र में भी सहयोग की ओर बढ़ाने का काम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी और व्यापार में सहयोग पर कैसे बढ़ेगा जोर? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। फ्रांस के साथ भारत का कुल व्यापार ब्रिटेन से कम है।
यहाँ तक कि यहाँ जर्मनी से भी कम है। फिर भी जब भी दुनिया में भारत के सबसे अहम सहयोगियों की बात आती है तो फ्रांस का नाम शुरुआती देशों में होता है। यह गुत्थी ही भारत फ्रांस संबंधों को समझने की कुंजी है। फ्रांस भारत को लंबे समय से फाइटर जेट और रक्षा सामग्री बेचता रहा है। जब भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी फ्रांस से सहयोग चाहता है ताकि भारत खुद भी फाइटर जेट और पनडुब्बियों के निर्माण में आगे बढ़ सके और मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी भारतीय योजनाएं सिर्फ यूरोप के सुपरमार्केट तक ही सामान पहुंचाने तक न सीमित हो जाए। भारत लंबे समय से बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करता रहा है। इस मोर्चे पर भी फ्रांस एक अहम सहयोगी हो सकता है। हालांकि हाल ही में चीन को लेकर फ्रेंच राष्ट्रपति मार्को के बयान से दुनिया के कई देशों में असहजता थी। भारत भी ऐसे देशों में शामिल था। ऐसे में नियमित होने वाली मुलाकातें चीन के मुद्दे पर भी एक दूसरे के रूप को करीब लाने में मददगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाना है। मिशन के लिए तैयारियां आखिरी चरण में है। कैसे प्राप्त होगी सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत अंतरिक्ष जगत में एक और लंबी छलांग लगाने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन की। इस मिशन को अमली जाला पहनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत में जुटे हैं। चंद्रयान 3 भारत का चांद पर तीसरा मिशन है। सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। ऐसे इसरो ने इसके प्रक्षेपण के लिए 13 से 19 जुलाई के बीच का विंडो तैयार किया है। इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम कार्यालय की पूर्व निदेशक डॉक्टर एस सीता के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। योजना के मुताबिक सब कुछ ठीक रहने पर चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर किया जाएगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट LVM-3 से जोड़ दिया गया। डॉक्टर सीता के मुताबिक प्रयोग एक चंद्र दिवस के दौरान किए जाएंगे, यानी इनमें पृथ्वी के करीब 30 दिन लगेंगे। इस मिशन के लिए शुरुआती 15 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हिमाचल के कसोल और उसके उपनगर में फंसे 3000 से अधिक लोगों को सहित लगभग 25,000 लोगों को कुल्लू और मनाली से निकाल लिया गया है। वहीं सीएम ने दावा किया कि अब तक राज्य को 4000 करोड़ का नुकसान हो गया है। हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ हाल, देखते रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि भारी बारिश बाढ़ की वजह से पिछले 3 दिनों में कुल्लू और मनाली से लगभग 25,000 पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, लेकिन सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ के कारण 1100 से अधिक सड़कें अभी भी बंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी बंद होने के बाद जो लोग अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वे अब पुलिस और जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। राज्य में 8 लोगों की मौत की सूचना मिली, जिससे पिछले 4 दिनों में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। कसोल और उसके उपनगरों में फंसे 3000 से अधिक लोग सहित लगभग 25,000 लोगों को कुल्लू और मनाली से निकाल दिया गया है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कुल्लू और लाहौल के कई हिस्सों में सड़कें या तो पानी में बह गई या मलबे की वजह से बाधित हो गई थी। इसके कारण भारी संख्या में पर्यटक फंस गए थे। प्राकृतिक आपदा की वजह से पहाड़ी राज्य को अनुमानित 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।